आइए देखते हैं कुछ जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे कि देख रहे हैं कि पहला सवाल है कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। यानी ऊंचे स्थान पर सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी मतलब एक्टिव वोल्केनो, ऐसा ज्वालामुखी जो अभी भी वहाँ से जो मैग्मा जो है वो बाहर निकल रही है। यानी मैग्मा जो धरातल से बाहर निकलती है जिसे लावा कहते हैं, ये लावा जो अभी भी निकल रही है, वो लावा जो निकल रही है, जो सबसे ऊंचे स्थान पर कौन सा ज्वालामुखी है जहाँ से अभी भी निकल रही है, वो है कोटापैक्सी। देखो कोटापैक्सी जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है और इक्वाडोर देश में है। कहाँ? इक्वाडोर में है। उसी तरह है मोनोलोवा। मोनोलोवा भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है और मोनोलोवा जो है हवाई द्वीप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। जैसे पोपा पर्वत जो है, पोपा पर्वत भी एक ज्वालामुखी ही है और ये है आपको म्यांमार में। कहाँ पे है? म्यांमार में है। इसे भी आप याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल है 2 नंबर पर देखेंगे। सवाल आपसे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह जो है जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, वो कौन सा द्वीप है। तो इसमें तो सब द्वीपें हैं, लेकिन जापान जो है, जापान की राजधानी आपको पता ही होगा टोक्यो, और जो होन्शु द्वीप पर स्थित है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। क्या है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, किस द्वीप पर? तो जापान पर। जापान की राजधानी जो टोक्यो है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा आपका जापान, जहाँ पर सबसे ज़्यादा इस द्वीप पर स्थित। द्वीप किसे कहते हैं? सवाल उठता है कि द्वीप किसे कहते हैं। द्वीप वह छोटा सा एरिया जहाँ चारों बगल जल से घिरा हुआ रहता है, उसी को द्वीप कहते हैं, यानी आइलैंड कहते हैं। सवाल पूछता है कि सबसे बड़ा आइलैंड कौन है, तो ग्रीनलैंड आइलैंड है, जिस पर अधिकार किसका है? डेनमार्क का है। तो इसे भी याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं अगला तीसरे नंबर प्रश्न में देखते हैं। सवाल पूछा है कि भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार कितना है। यानी संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार जो आपको जो है वो आपको 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जो कन्याकुमारी से आपको इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर तक है। लेकिन पूछता है संपूर्ण पूछेगा तो हम बताएंगे 6 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री आपको 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। 6 डिग्री क्यों? क्योंकि ये भारत का सबसे सुदूर जो दक्षिण बिंदु है, जिसका नाम है आपको इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट से जब काउंटिंग करेंगे तो 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू करेंगे, और वही जब कन्याकुमारी से शुरू करेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट। यानी लैंड से जुड़ा हुआ है और ये लैंड से नहीं जुड़ा हुआ, क्योंकि भारत के सबसे सुदूर स्थित में जो भारत का अंतिम दक्षिणी बिंदु है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जिसे ला हिचिंग पॉइंट भी कहते हैं, यहाँ पिग मिलेनियम पॉइंट कहते हैं, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो ये भी सवाल पूछता है भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो इंदिरा पॉइंट है, जिसे ला हिचिंग पॉइंट कहते हैं, और कहाँ पर स्थित है, तो ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसे भी आप याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं अगला जो है 4 नंबर सवाल को देखेंगे। तो 4 नंबर सवाल में पूछता है कि फेमिना मिस इंडिया 2022 किसे चुना गया। तो फेमिना मिस इंडिया 2022 जो है एक करंट अफेयर्स की सवाल है, इसे भी याद रखेंगे। ये सीना सेठी है, सीना सेठी को मिला है फेमिना मिस अवार्ड। जबकि हरनाज सिंधु का भी नाम सुने होंगे, हरनाज सिंधु जो मिस यूनिवर्स बनी थी भारत की ओर से। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। यानी हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन किसके समय आया था और किसने भारत में लाया था, उनका नाम था MS स्वामीनाथन। तो MS स्वामीनाथन के द्वारा लाया गया था, भारत में हरित क्रांति लाया गया था। कब की बात है, तो याद रखेंगे 1967-68 में। कब आया था? 67-68 में ये आया था। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। पूरी दुनिया में हरित क्रांति किसने लाया था, तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। पूरी दुनिया में पूछेगा तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग कहेंगे, और भारत में पूछेगा तो MS स्वामीनाथन कहेंगे। 1967-68 में आया था। हरित क्रांति में हुआ क्या, तो हरित क्रांति में क्या होता है, उच्च किस्म का बीज, सिंचाई और उर्वरक के माध्यम से फसल पैदावार को बढ़ाने का प्रयास किया गया था, जिससे हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा लाभ हुआ था गेहूं फसल को। इसे भी याद रखेंगे। हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा जो राज्य लाभान्वित था वो याद रखेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब जो था सबसे ज़्यादा था, उसे भी याद रखेंगे। अब सवाल पूछता है वर्ष 2026 में 23वें फीफा फुटबॉल का जो विश्व कप की मेज़बानी किसे दिया गया 2026 में। अभी आपको पता होगा कि 2022 में अभी चल रहा है फीफा का वर्ल्ड कप, कहाँ, कतर में चल रहा है। तो इसके बाद जो कतर में चल रहा है वो 22वें नंबर का चल रहा है, और 23वें नंबर का फीफा वर्ल्ड कप जो होगा कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको उपयुक्त सभी होंगे, यानी तीनों जो है मिल के करवा रहे हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप का मेज़बानी कराएंगे 2026 में। 2022 में कहाँ हो रहा है, कतर में हो रहा है। इसे भी आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक प्रमुख बंदरगाह है। तो याद रखेंगे भारत का जो ये भारत के नीचे वाला जो हिस्सा है, इसी को हम लोग तट कहते हैं, जो समुद्र से सटा हुआ। तो इधर वाला को हम लोग
पूरब कहते हैं, इधर वाला को पश्चिम कहते हैं। तो इधर आपको बंगाल की खाड़ी है और इधर क्या है आपको अरब सागर। तो कुछ अरब सागर के साइड में बंदरगाह होंगे और कुछ बंगाल की खाड़ी में साइड में बना होंगे। इधर जो बंदरगाह होंगे इसे पूर्वी तट के कहेंगे, इधर वाला रहेगा उसे हम लोग पश्चिमी तट के। तो पश्चिमी तट पर आपको कंडला बंदरगाह होगा, मुंबई बंदरगाह होगा, जवाहर पोर्ट हो गया, मार्मू गोवा हो गया, कोचीन बंदरगाह हो गया, मंगलुरु बंदरगाह हो गया। जबकि पूर्वी तट पर जो है आपको कलकत्ता हल्दिया बंदरगाह है, विशाखापट्टनम बंदरगाह है, पारादीप बंदरगाह है, एनौर बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह है, तूतीकोरिन बंदरगाह है। ये सब इधर का बंदरगाह। तो कहता है कि पूर्वी तट का सबसे प्रमुख बंदरगाह जो होगा वो विशाखापट्टनम होगा। क्या होगा? विशाखापट्टनम। जो कि न्यू मंगलोर बंदरगाह जो है इस साइड में है, पश्चिमी तट पर है। ये भी पश्चिमी तट पर, ये भी पश्चिमी तट पर है। ठीक है, न्यू मंगलोर जो है आपको बंदरगाह जो है पश्चिमी तट पर है, तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अब कहता है वाणिज्यिक स्तर पर रबड़ का उत्पादक भारत में निम्नलिखित में से किस राज्यों के समूह में ज़्यादा होता है? यानी रबड़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? याद रखेंगे रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन अभी होता है केरल में, उसके बाद तमिलनाडु का नंबर आएगा, उसके बाद आपको कर्नाटक में। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। यानी वाणिज्यिक यानी व्यापारिक स्तर पर रबड़ का उत्पादन इन देशों में होता है। ठीक है, तो इसे भी आप याद देंगे। सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य कौन है? जहाँ से अधिक राज्य लगा हुआ है, तो सबसे अधिक राज्यों की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश जो है वो इसकी सीमा अधिक से अधिक राज्यों में लगी हुई है, बाकी का कम लगा हुआ है। तो यही सवाल पूछा, सर्वाधिक राज्यों की सीमा लगा राज्यों की संख्या कौन है? 8 राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश से ही सीमा बनाते हैं, तो इसे भी आप याद रखेंगे। अब कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ त्रिपुरा सीमा साझा करता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन आप पहले देख लेंगे, असम और पश्चिम बंगाल है। उसके बाद हम देख लेते हैं इधर ऑप्शन देखेंगे, आपको अगला ऑप्शन इधर थोड़ा सा दिया हुआ था, नागालैंड, क्या लिखा हुआ? नागालैंड और मेघालय। तो याद रखेंगे त्रिपुरा का सबसे अधिक सीमा जो लगा है उसको याद रखेंगे असम के साथ। किसके साथ? असम के साथ भी इसका सीमा ज़्यादा लगा हुआ। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ राज्य कौन है? तो याद रखेंगे त्रिपुरा है, तो इसे भी याद रखेंगे। आइए 11 नंबर सवाल में क्या कहता है, देखिए 11 नंबर सवाल जो कह रहा है कि इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इतिहास का जो आरंभिक काल होता है तो उसमें पहला काल होता है वो पूरा पाषाण काल होता है। क्या होता है? पूरा पाषाण काल होता है, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल यानी ऐसा काल जहाँ पर केवल पुरातात्विक स्रोत है, लिखित स्रोत नहीं मौजूद है। पाषाण काल में ही आग की खोज हुआ था, मानव का जीवन अस्थिर नहीं था। तांबा की पहली बार जब जानकारी मिली थी हमको, सबसे पहले मानव को तांबा की जानकारी भी मिली थी। आग की खोज हो जाना, मानव का जीवन अस्थिर नहीं था, लोग भोजन की शिकार करते थे, इसलिए इसे आर्कटिक और खाद्य संग्राहक का काल भी हम लोग कहते थे, तो इसे भी आप याद रखेंगे। अब कहता है भगवान महावीर किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो महावीर भगवान जो थे आपको पता होगा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर जो भगवान महावीर ही थे, जिनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी रिजुपालका नदी के तट पर। किस पर? रिजुपालका नदी के तट पर हुआ था इनको ज्ञान की प्राप्ति। उसके बाद ही महावीर जो थे वो निग्रंथ कहलाए थे, कैवल्य कहलाए थे। ठीक है, महावीर स्वामी जी को कहा जाता है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, जबकि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे। अगला सवाल देखेंगे 13 नंबर पर है कि 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया था? तो ये आपको किए थे मोहम्मद गजनवी। कौन किया था? गजनी महमूद लिखा हुआ, तो आंसर यही हो जाएगा महमूद गजनी जो कहते हैं हम लोग, यही सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। एक कुल मिलाकर भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कितने बार? 17 बार आक्रमण मोहम्मद गजनवी किया था। ये भारत में किस लिए आया था? तो धन लूटना और इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ही मोहम्मद गजनवी भारत में आया था। अब याद सवाल पूछता है सोमनाथ मंदिर पर जब हमला किया था उस समय गुजरात का शासक कौन था? तो याद रखिए भीम प्रथम थे, मूलराज प्रथम थे, जो इसे बचाने में क्या थे? असमर्थ हो गए थे। ये भी आप याद रख सकते हैं। तो इस तरह आपने सवाल देखा, आपको 13 नंबर हो गया। अब आते हैं 14 नंबर। शेरशाह सूरी द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा गया है? तो शेरशाह सूरी जो को नाम सुने होंगे, जो द्वितीय अफगान वंश की संस्थापक माने जाते हैं, जो सूरी वंश की स्थापना दिल्ली में किए थे। तो इनके द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्के को कहा जाता है रुपया। क्या कहा गया था? रुपया कहा जाता था इनके द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्के को। इनको शेर खां भी कहा जाता था। अगला सवाल है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरू किया था? यानी खासकर हिंद महासागर में नियंत्रण स्थापित करने के लिए आपको फ्रांसिस्की डी अल्मेडा साहब जो थे उनके द्वारा ये
ब्लू वाटर पॉलिसी लाया गया था, यानी शांत जल की नीति लाया गया था, खासकर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। अल्मेडा 1505 ईस्वी में भारत में आया था गवर्नर बन के। सवाल पूछता है पुर्तगाली कंपनी का पहला गवर्नर कौन था, तो फ्रांसीसी डी अल्मेडा ही थे। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क से याद रखेंगे, अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो थे 1510 में गोवा को जीता, जो आज़ादी के बाद भी गोवा पर अधिकार किसका था, पुर्तगालियों का था 1960 ईस्वी तक। अल्बुकर्क को कहा जाता है पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक भारत में संस्थापक कहा जाता है, जिसने इसका विस्तार सबसे ज़्यादा किया था। अगला सवाल देखते हैं, आपको निम्न में से किस भारतीय ने पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, यानी पहले से आ रही प्रथाओं को चेंज करने का प्रयास किया, जो समाज में बुराइयां था उसे दूर करने का प्रयास किया, तो वो व्यक्ति थे राजा राममोहन राय। याद रखेंगे राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के पितामह कहा जाता है, और आधुनिक भारत के जनक भी इन्हें कहा जाता है कि आधुनिक भारत में जो परिवर्तन हुआ इनके द्वारा पूरी तरह प्रयास किया गया था। ब्रह्म समाज के संस्थापक यही थे। वेदांत सोसाइटी की स्थापना किए थे। भारत में आपको पता होगा सती प्रथा को समाप्त किया गया था, इन्हीं की प्रयासों से समाप्त किया गया था। दयानंद सरस्वती याद रखेंगे आर्य समाज के संस्थापक थे। ज्योतिबा फुले का नाम सुने होंगे, ज्योतिबा फुले जो थे ये भी ऐसे समाज सेवी थे जो समाज के लिए बहुत कुछ काम किए थे। और स्वामी विवेकानंद का पता ही नाम होगा, स्वामी विवेकानंद जो युवाओं के चहेते थे, और इन्हीं के जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने ही किया था, और 1893 में इन्होंने पहली बार जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में, तो शिकागो में भाग लेने के लिए भी गए थे। तो इस तरह कुछ हमने आपके बीच प्रश्नों की चर्चा किया। तो इस प्रश्नों को बार बार देखेंगे जिससे याद हो जाएगा, और याद करने के बाद इसको एक बार कॉपी भी नोट करें जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलते हैं। अगले वीडियो के साथ धन्यवाद।